Assalamu alaikum, dear student. क्लास सेकेंड ईयर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। टॉपिक है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो मैंने कहा, जो मैंने लिखा है यहाँ पर 667 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक ये इलाका जो होता है ये IR रीजन कहलाता है। सेकेंड ईयर KPK के लिए जो टैक्स है उसमें ये 5,000 दिखाया गया है। कोई बात नहीं, आप इसको याद करें। ये 4,000 तक है, वो 4500 तक है, ऊपर वाला ये बुक में शामिल किया गया है, तो ठीक है आप। लेकिन ये एक्चुअली ये है, ठीक है। ये रीजन क्या कहलाता है? ये IR रीजन कहलाता है। IR रीजन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है? 667 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर ये वेव नंबर है। जो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में लिखा जाता है ये वेव नंबर है हमारा, ठीक है। याद रखो मैं तुम्हें 3 रीजन का बता देता हूं। यार आपने देखना है, ये आपको मुश्किल ज़रूर लगेगा पर इतना मुश्किल नहीं है। जब आपने तवज्जो दिया ना तो मस्ट रिमेंबर आपको समझ भी आएगा। मुश्किल नहीं है, आसान है, यकीन करें बहुत ज़्यादा आसान है। हमारे पास अगर 3 मेन रीजन्स का मैं जिक्र करूं, UV रीजन है, फिर विजिबल है और फिर IR रीजन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इस रीजन का है, फिर इसका है, और सबसे कम एनर्जी इस रीजन का है। ओके जी, ये तो बहुत आसान है ना, इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए। तो जब एनर्जी इसका सबसे कम है तो जाहिर बात है कि हमें पता है कि E=H²। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम इसको U लिखे, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। E=H², वेयर H इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। आपको याद है, आप लोगों ने पढ़ा था। तो जब इसका एनर्जी कम है तो इसका फ्रीक्वेंसी भी कम पड़ेगा। अब अगर देखो तो अगर इसको मज़ीद आगे ले जाए तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी C/λ। अब मैं लिखो E=H, फ्रीक्वेंसी की जगह ये मैं लिखो, तो वेव नंबर और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। तो आप इसको वेव नंबर नहीं, वेवलेंथ के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, वेवलेंथ इसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर इसका अगर आप इसको मज़ीद कोरिलेट कर दे, वेव नंबर के साथ कोरिलेट कर दे, तो हमें पता है कि वेव नंबर =1/λ। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे ले जाइए तो E=hc × 1/λ, और 1/λ की जगह अगर मैं न्यू बार लिखूँ तो कोई मसला तो नहीं। अब देखो IR रीजन की एनर्जी सबसे कम, IR रीजन की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली रिलेटेड है। IR रीजन का वेव नंबर सबसे कम, क्योंकि एनर्जी और वेव नंबर भी डायरेक्टली रिलेटेड है, ओके। लेकिन IR रीजन का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, ओके। मैंने क्या कहा? रोज़ा है ना, मसला तो होता है, इंसान का इतना तेज़ तो नहीं होता है। मेरा भी मसला है, मैं भी वैसा नहीं कर सकता हूँ जैसा होना चाहिए था, लेकिन मैंने करना है आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर टाइम तो गुजर जाएगा ना, फिर इतना टाइम तो नहीं मिलेगा। टाइम तो किसी का इंतज़ार तो नहीं करता है। आप सोचते हैं कि क्यों इस तरह टाइम लेते हो तुम, तो मैं इसलिए टाइम लेते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा तरस लगा है। कोई बात नहीं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता है, रोज़ा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो और नफ्स बहुत कुछ चाहता है लेकिन नफ्स को ना मिले, तब मैं ये रोज़ा
रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो बड़े सवाब की बात भी है। ठीक है जी, ओके जी, ओके। तो जनाब अब क्या बात है, हम आ गई इस पॉइंट पर कि और रीजन का फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर की चलो बात करते हैं, सबसे कम होते हैं। अगर ये फ्रीक्वेंसी किसी मॉलिक्यूल को मिले, अब देखो ये एनर्जी जो IR रीजन का एनर्जी है या IR रीजन का फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर या वेवलेंथ, जो भी है, जो भी आप लेना चाहते हैं ले ले। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल को मिले तो उस मॉलिक्यूल में क्या खास करेगा, याद रखो इतना ज़्यादा एनर्जी तो नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा कम एनर्जी है। ये तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो नहीं कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, वो जो ये रीजन प्रोवाइड कर सकता है, ये रीजन कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अब पॉइंट तुम्हें समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटमेंट कभी नहीं हो रहा है। यहां पर अगर कुछ हो रहा है तो वाइब्रेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो रहा है। मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो रहा है। मैंने क्या लिखा, देखो इस चीज को देखो, अगर तुम्हारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, अगर मैं ये मॉलिक्यूल लिखो तो इस पर जब और रेडिएशन पड़ जाते, यानी ऐसे रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी IR रीजन के बराबर हो, मैं यही कहता हूँ, ऐसा नहीं कि IR कोई खास रेडिएशन है। ठीक है, जब उन रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी IR रीजन के बराबर हो तो इन मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, इनमें वाइब्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, वाइब्रेशन हो जाता है। कैसे होता है, ये एक स्प्रिंग की तरह है, एक स्प्रिंग की तरह इस तरह करता है, अंदर जाता है फिर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। समझ में आया, समझ में आया? ये जो मैंने बनाया है ये स्ट्रेचिंग करता है, ऐसे ऐसे जाता है और फिर आता है, जाता है। एटम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर देता है तो एटम दूर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। जब और रीजन का एनर्जी एब्जॉर्ब कर देता है तो एटम ऐसा ही करता है, और कुछ तो नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा यार रीजन की एनर्जी सबसे कम, वो जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर देते हैं तो मॉलिक्यूल में कुछ और नहीं कर सकता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या ले आता है, मॉलिक्यूल के अंदर ले आता है वाइब्रेशन। ठीक है, एक लॉ आपको आपने लिखना है, वैसे आपके कोर्स में शामिल तो नहीं है लेकिन आपने लिखना है, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई के बटा म्यू अंडर रूट आर न्यू बार इज इक्वल टू दैट। ओके, ये लॉ है, ये लॉ है हमारे पास। याद रखो, अगर मैं इस लॉ को दोबारा से लिखो, अगर मैं इस लॉ को दोबारा से लिखो, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से लिखो, मैं लिख देता हूं न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई। बताओ जनाब, ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, ये पाई कांस्टेंट है, K is called Pohr constant, and this is mu. This mu is known as reduced mass. मैंने यहाँ पर लिखा है, सॉरी मैंने लिखा भी था लेकिन मैंने नहीं देखा था। देखो इस लॉ में क्या है, इस लॉ को देखो, where K is called Pohr's constant, इसको कहता है Pohr's constant, and depend on strength of the bond. बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो तो जाहिर बात है वहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। पोलरिटी आप देखें, नॉन पोलर और पोलर को कंपेयर करें तो ये जो K है ना, ये जो चीज़ है ना, ये जो कांस्टेंट है ना, ये डिपेंड कर देगा हमेशा किस चीज़ पर डिपेंड कर देगा, बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। ओके, और जनाब ये जो म्यू है ये डिपेंड करता है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ऑफ द बॉन्ड, व्हाइल न्यू स्टैंड फॉर रिड्यूस मास एंड इट्स डिपेंड ऑन एटॉमिक मास ऑफ द एटम। इसको रिड्यूस मास कहते हैं और ये एटम के एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है।
चलो देखते हैं। अभी आप सोचेंगे सर ने ये क्या कहा, ये पॉइंट थोड़ा सा इस लॉ को, क्योंकि लॉ को हमने नहीं पढ़ना है, हमने कुछ चीज़ें पढ़ने, लॉ को सिर्फ अप्लाई करना है। थोड़ा सा किसी एक केस में ये अप्लाई होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के सामने, ठीक है, वरना मैं इसको नहीं लिख देता। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉ का मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो समझ आता है कि बस ये चीज़ याद करना है। फ्रीक्वेंसी अब देखो के डायरेक्टली रिलेटेड है और म्यू के इन्वर्सली रिलेटेड है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी ये वेव नंबर है, ये थोड़ा सा बाद में बता देता हूँ। ओके जी, अब इस लॉ को छोड़ो, इस लॉ को छोड़ो, नीचे आए अगेन से। मैं वाइब्रेशन का मैंने कहा, आप वाइब्रेशन को थोड़ा सा देखें। वाइब्रेशन के दो किस्में होते हैं। मैंने कहा था ना, अब जब ये IR रीजन वाला रेडिएशंस किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ते हैं तो मॉलिक्यूल में क्या काज करता है, मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन ले आता है। लेकिन याद रखो वाइब्रेशन की भी दो किस्में, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, एक बेंडिंग वाइब्रेशन है। आपने तो एक किस्म का पढ़ा था, एक किस्म का तो आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास AB एक मॉलिक्यूल है, तो जाहिर बात है ये स्ट्रेचिंग करेगा। ये क्या करेगा? स्ट्रेचिंग करेगा। याद रखो। अब कोई आपसे पूछे कि इस मॉलिक्यूल में किस किस्म का वाइब्रेशन पॉसिबल है, तो इसमें तो सिर्फ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पॉसिबल है, इसमें तो सिर्फ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पॉसिबल है। इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन, दूसरा किस्म है बेंडिंग वाइब्रेशन। मैं बता देता हूं, आप H2O को देखो तो H2O में ये दूसरा किस्म जो है बेंडिंग, जिसको कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन पॉसिबल है। बता देता हूं, दोनों का बता देता हूं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में एटम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, दूर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। बॉन्ड एंगल पर कभी कोई असर नहीं पड़ता है। मसलन अगर मैं ये कहो, आप देखो जरा इस चीज को देखो, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में एटम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं लेकिन बॉन्ड एंगल पर कोई असर नहीं पड़ता है। बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल कम होता जाए, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, यानी बॉन्ड एंगल चेंज होगा। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज होगा। अब समझ में आया होगा, मैं बताने वाला हूँ फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ तो सिर्फ स्ट्रेचिंग पॉसिबल है, यहाँ तो बॉन्ड एंगल का चेंज की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेचिंग पॉसिबल है। लेकिन इस केस में याद रखो, मैं H2O को इसलिए लिख देता हूँ कि उनका हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एटम है और इसका जो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन है, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने ये केस लिख लिया। तो इस केस में दोनों किस्म के वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन पॉसिबल है। मैं बताने वाला इसमें स्ट्रेचिंग कैसे होगा। लेट फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, इसके साथ उन्हें बॉन्ड किया है। अब ये बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ इस तरह करता है। देखो बॉन्ड एंगल कांस्टेंट है, अपनी जगह है, लेकिन मॉलिक्यूल एटम्स क्या करता है? स्ट्रेच हो रहे हैं, बाहर की तरफ चल रहे हैं, फिर अंदर की तरफ आ रहे हैं। बॉन्ड एंगल वही है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है। इस किस्म के वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के वाइब्रेशन को हम कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इस किस्म के वाइब्रेशन को क्या कहा जाता है? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहा जाता है। लेकिन ये स्ट्रेचिंग फिर दो किस्म के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा वो एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि दोनों एटम सेंट्रल एटम्स से बाहर निकल जाते हैं, एक ही टाइम बाहर की तरफ खींच जाते हैं, ठीक है, तो इसको सिमेट्रिक कहते हैं। और एसिमेट्रिक ये होता है कि सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम पर जो सेंट्रल एटम के दो एटम्स लगे होते हैं, एक एटम बाहर की तरफ चला जाता है, दूसरा अंदर की तरफ आता है। इस ऐसे 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 बॉन्ड एंगल सेम रहता है, बॉन्ड एंगल सेम रहता है, लेकिन क्या होता है?
बॉन्ड एंगल सेम रहता है, लेकिन एक एटम बाहर की तरफ स्ट्रेच होता है और दूसरा एटम अंदर की तरफ स्ट्रेच हो, सेंट्रल एटम की तरफ स्ट्रेच हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के फर्दर दो किस्में होते हैं, दो किस्में आप लोगों ने पढ़े हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। हम देखें बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होगा। बेंडिंग वाइब्रेशन में हमारे पास हो बॉन्ड एंगल चेंज होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा, जो मैंने यहां पर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ये अब ये एक मॉलिक्यूल है जो मैंने यहां पर लिखा है, मैं बताता हूं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या था, बॉन्ड एंगल नहीं चेंज हो रहा था। इनके पहले दो किस्में थे, एक था सिमेट्रिक और दूसरा था एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था, दोनों एटम एट अ टाइम बाहर खींचते थे फिर अंदर आते थे, बाहर खींचे जाते थे फिर अंदर खींचे जाते थे, इस तरह होता था। फिर एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, एक एटम बाहर की तरफ खींच जाता, दूसरा अंदर सेंट्रल एटम की तरफ खींच जाता, लेकिन बॉन्ड एंगल पर कोई असर नहीं पड़ता। अब बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन में तो स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है, एटम का फासला इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो एटम के दरमियान नहीं चेंज हो जाता है, मगर चेंज अगर होता है तो एंगल चेंज होता है। कैसे, हमारे पास H2O है, तो H2O में आप देखो, मैं ये H2O लिखो, अब ये एटम भी अंदर की तरफ ये इस तरह होते हैं, दोनों इस तरह आते हैं, दोनों ये एंगल है, ये जो एंगल बनाया गया है, देखो ये एंगल बनाया गया है। अब ये एंगल बनाया गया है, देखो दोनों एट ए टाइम ये एंगल चेंज हो जाता है, इस तरह करता है, दोनों अंदर की तरफ, ये कैंची की तरह होता है, इसलिए इसको साइसरिंग वाइब्रेशन कहते हैं, साइसरिंग वाइब्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारे पास है साइसरिंग वाइब्रेशन, और फिर ये है ये साइसरिंग वाइब्रेशन, साइसरिंग साइसरिंग साइसर साइसर साइसरिंग वाइब्रेशन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है रॉकिंग वाइब्रेशन। रॉकिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, रॉकिंग वाइब्रेशन में हमारे पास, अब इसको देखो, ये भी बॉन्ड एंगल चेंज होता है। अब देखो बॉन्ड एंगल कुछ इस तरह है, लेकिन ये एटम ने इस तरफ जाना शुरू किया और साथ साथ इसने भी इस तरह जाना शुरू किया, दोनों इस तरह घूमते हैं। बॉन्ड एंगल चेंज जरूर होता है, लेकिन दोनों एक ही साइड पर चेंज होता है, इस तरह स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं, बल्कि बॉन्ड एंगल के इर्द गिर्द ये एटम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो जब ये इस तरह घूमेगा तो ये भी घूमेगा, तो बॉन्ड एंगल पर बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा। तो इसको फिर हम कहते हैं रॉकिंग वाइब्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड रॉकिंग वाइब्रेशन। ये तो इतना मसला नहीं है। अब एक और किस्म का है, इसमें ये होता है कि एक एटम अंदर की तरफ, अगर मैं ये कहूँ कि एक एटम अंदर की तरफ और दूसरा एटम बाहर की तरफ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, लेकिन ये इस तरह चेंज होता है। देखो बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बॉन्ड एंगल ऐसा चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रल एटम पड़ा है जो मैं नहीं रख सकता हूँ यहाँ पर, बॉन्ड एंगल ये एटम ऐसा चला जाता है और ये ऐसे आता है, या एक बाहर की तरफ चला जाता है और दूसरा अंदर की तरफ। लेकिन बॉन्ड एंगल, अभी देखो बॉन्ड एंगल, अब पहले बॉन्ड एंगल यहाँ पर था, इतना बड़ा बॉन्ड एंगल, अभी इस तरफ छोटा बनाया, तो इसको हम कहते हैं, इसको फिर कहते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। और फिर एक और है जो दोनों बाहर की तरफ या दोनों एट ए टाइम अंदर की तरफ आते हैं, दोनों ऐसे ऐसे, जो मैंने दोनों को पॉजिटिव से जाहिर किया है, इसको फिर कहते हैं वेजिंग वाइब्रेशन। ओके, तो दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, ट्विस्टिंग, एंड देन दिस वन इज कॉल्ड वेजिंग, वेजिंग वाइब्रेशन। ठीक है जी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा जब कोई मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन को एक्सपोज हो जाता है तो क्या हो जाता है,
आपको वाइब्रेशन काज करते हैं। वाइब्रेशन के मुख्तलिफ किस्में आपने पढ़े हैं। वाइब्रेशन दो किस्म के होते हैं। एक वाइब्रेशन आप लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेचिंग है, एक है बेंडिंग। और स्ट्रेचिंग में एटम के दरमियान इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन कभी एंगल चेंज नहीं हो जाता है। फिर आपने सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक पढ़ा था, और फिर आपने इसके बाद बेंडिंग वाइब्रेशन में आपने कहा था कि एंगल चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। बॉन्ड जो एंगल चेंज होता है इसमें वो फर्दर फिर उसके 4 किस्म होते हैं। साइसरिंग है, रॉकिंग है, ट्विस्टिंग है, वेजिंग है। आपने सब आपने पढ़े हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा इफ सम applied some energy. What does this mean? If someone applied some energy, it will absorb and it will increase the amplitude. Okay, ये मैंने क्या लिखा, आप इसको समझने की कोशिश करो। मैंने कहा अब मॉलिक्यूल का अपना भी एक फ्रीक्वेंसी होता है, अपना एक वेव नंबर होता है जो इनके अंदर होता है, अपना उनका क्या होता है, वेव लेंथ होता है, अपना उनका एनर्जी होता है। ये चारों में कोई भी ऑफ ले सकते हैं, कोई भी ऑफ कंसीडर कर सकते हैं। डोंट वरी, जो भी आपने लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर वही होता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, IR को अपने यही मॉलिक्यूल अपने IR को एक्सपोज किया। अब जो अपने रीजन वाली फ्रीक्वेंसी ये एब्जॉर्ब कर देगा तो इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ेगा? नहीं, फ्रीक्वेंसी पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, ताहम एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। और यही एम्पलीट्यूड जब बढ़ेगा तो हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड मौजूद है। प्लीज, दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कहा ना, अभी कोई मॉलिक्यूल है जो आपने निकाला, जो मैंने पुराने तरीके से मैंने कहा था ना कि क्लासिकल मेथड से आपने किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला निकाला, फिर अभी आपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रम इसका लिया, तो आपको कुछ मिलने वाले हैं। ये क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल उनका अपना कुछ एनर्जी, कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ वेवलेंथ एक्सेट्रा होते हैं। जब ये IR रेडिएशन एब्जॉर्ब कर देते हैं तो इसका क्या हो जाता है, अब उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जब वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो याद रखो इसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका क्या चेंज हो जाता है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक झोला है जिसको हम झोलते हैं, तो इसका यहाँ से लेकर, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। अभी इस पर रेडिएशन पड़ा तो अब क्या होगा, अभी देखो मैं ये कहूँ कि किसी 10 मिनट, 1 मिनट के अंदर ये चीज़ मैं कहूँ 5 टाइम ये इसके आगे पीछे हरकत करता है। 5 टाइम इसका क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसका ये होता है, ये मैं भूल गया, ये नाम मैं भूल गया, लेकिन 5 टाइम ये इस सेंट्रल पॉइंट से 5 टाइम ये आगे पीछे जाता है। अब मैंने क्या किया, इस पर रेडिएशन पड़ी, तो अभी इसका क्या हुआ, अभी इसका मैंने कहा ये एम्पलीट्यूड बढ़ा। अब यही इसी एक ही मिनट में अगेन से ये 5 टाइम ही ये हरकत करेगा, 5 बार ये आगे पीछे जाएगा। इस तरह नहीं है कि ये अब 10 टाइम आगे पीछे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वरना आप घर में जाके अपने झोले को आजमा के देखें, आपको पता चलेगा कि 1 सेकंड में जितनी बार, अगर स्लो चलता है तब भी 1 सेकंड में जितने वो टाइम कितनी बार करते हैं, तो अगर आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं तब भी वो 1 सेकंड में उतना ही करेगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, एम्पलीट्यूड बढ़ा, इस चीज़ का भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। किस चीज़ का, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। वहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, देखो आपने यहाँ तक आना है, यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा, ठीक है।
अब याद रखो, मैंने कहा ना 600 से लेकर 667 से लेकर, कोई बात नहीं, 600 से लेकर 4000 तक ये रीजन, तो 600 से लेकर 1400 तक का रीजन जो होता है ये फिंगर फ्रेंड रीजन होता है। ये वैसे हम फिंगर फ्रेंड से मालूम करते हैं, ये कंपाउंड हमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मालूम नहीं कर सकते, लेकिन 1400 से ऊपर 1400 से लेकर 4000 तक ये जो रीजन होता है ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। इसमें हम कुछ मालूम करते हैं, चलो देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि हम करते कैसे हैं। हम कैसे करेंगे, हम सैंपल लेंगे, क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, उससे हम रेडिएशन पास करेंगे, तो जितने वो एब्जॉर्ब करेंगे, जितने ये सैंपल कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा ना, ताकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़े, ताकि उसका वाइब्रेशन बढ़े, और कुछ सीधे निकलेंगे, तो जो निकलेंगे वो हम डिटेक्टर पर लेंगे, उसको फिर कंप्यूटर की मदद से हम ये ग्राफ बनाएंगे। देखो इसके एक तरफ पर मैंने ट्रांसमिटेंस लिखा है और दूसरी तरफ पर मैंने वेव नंबर लिखा। वेव नंबर 600 से लेकर 1400 तक, तो ये तो कौन सा रीजन है, ये हमारे पास है फिंगर फ्रेंड रीजन। यहाँ से 4000 तक ये जो रीजन है ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने निकालने हैं, आप देखेंगे। अब देखो तो जो जिस कंपाउंड ये जो चीज़ आपको नजर आता है ये बहुत बड़ा एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पर बहुत बड़ा एब्जॉर्प्शन है, यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर इतना एब्जॉर्प्शन किया है, तो ये बिल्कुल ये आपको पीक मिल रहा है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन है, थोड़ा सा है लेकिन बहुत नहीं है। देखो थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन फिर भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, एब्जॉर्प्शन है, थोड़ा सा तो है, लेकिन इतना नहीं है जितना ये है या ये है फिर ये है। तो ये पीक हमें एब्जॉर्प्शन, ये जो पीक आपको नजर आते हैं ये हमें एब्जॉर्प्शन देता है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्प्शन किया है। मैंने क्या किया, आप ट्रांसमिटेंस लेंगे, आप एब्जॉर्प्शन, ये देखो ट्रांसमिटेंस, ये जितने एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, जितने रेडिएशन इस सैंपल ने एब्जॉर्ब किया उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और जितने रेडिएशन इस सैंपल से निकल के डिटेक्टर पर आपको मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो ट्रांसमिटेंस, दुनिया सारा ट्रांसमिटेंस के वर्सेस लेते हैं, लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन के वर्सेस लेते हैं, वेव नंबर को एब्जॉर्प्शन के वर्सेस प्लॉट कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने ट्रांसमिटेंस ही के जरिए करना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब जब वेरियस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ पर होता है। देखो मैंने कार्बन नाइट्रोजन का 2260 से लेकर 2220 सेंटीमीटर इनवर्स, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का इतना होता है 2260 से 2100, कार्बन डबल बॉन्ड का 1680 1600, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इतना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इतना, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इतना, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड 1230, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 32 3650, ऑक्सीजन फिर ये इतना, नाइट्रोजन इतना, कार्बन हाइड्रोजन इतना, ये क्या है। आप सोचेंगे सर ने ये क्या इतना कर रहे हैं। मैं कहता हूं क्लास बड़ा लंबा बन गया। ठीक है, आपने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब तुम्हारे पास कार्बन नाइट्रोजन को देखो तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, इसलिए 2260 से लेकर 2220 सेंटीमीटर इतना इस वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन कार्बन देखो, अब ये 2260 से लेकर 2100 ये थोड़ा सा कम है, ये वेव नंबर थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन नाइट्रोजन है। कार्बन नाइट्रोजन जब एब्जॉर्ब करता है तो ये इसके एब्जॉर्प्शन, ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। अगरचे बॉन्ड ऑर्डर दोनों का एक जितना है, ये भी 3 है ये भी 3 है, लेकिन ये पोलर बॉन्ड है, ये नॉन पोलर है, इसलिए मैं कहता हूं कि इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा ज्यादा पर कर लेगा। ओके जी, आप समझ में आया। जनाब इसको देखो, कार्बन डबल बॉन्ड 1680 1600 और कार्बन नाइट्रोजन ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, थोड़ा सा ये ज्यादा होना चाहिए था। अभी कार्बन ऑक्सीजन को देखो, कार्बन ऑक्सीजन का
अगर आपको नजर आता है डबल बॉन्ड 1780 1650 और कार्बन ऑक्सीजन का, अब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ये मोर पोलर है, इससे ये लेस पोलर है, तो ये कम होना चाहिए था, ये कम होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ज्यादा है, थोड़ा सा तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये मोर पोलर है इससे, तो इसका ये ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, ज्यादा वेवलेंथ चाहेगा ताकि इसका वाइब्रेशन अकर हो। ये इसके इसी मॉलिक्यूल का कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अगर हो तो 1780 पर ये वाइब्रेशन करने का, 1780 से लेकर 1650 इनके दरमियान में ये वाइब्रेशन कर देगा। कार्बन सिंह ऑक्सीजन सिंह 1200, ये फिंगर फ्रेंड रीजन है, कार्बन नाइट्रोजन ये फिंगर फ्रेंड रीजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान अगर मान, ये अल्कोहल वाला कार्बन हाइड्रोजन, मैं ये कहता हूं ये वाला है, ये वाला, ये जो आपको कार्बन हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड नजर आता है ये 3650 से 3200 पर करेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कितने पर करेगा? 3300 2500, बहुत कम है। और नाइट्रोजन वाले 3500 से 3300 पर, कार्बन हाइड्रोजन इतने पर करेगा। ठीक है, जरा आप देखो, आप जरा देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां पर अप्लाई करें आप, पोर कांस्टेंट को अप्लाई करें, डिपेंड कर रहे हैं बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर। अब ये भी है, ये भी इसमें शामिल है। देखो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वेव नंबर पर एब्जॉर्प्शन मिलता है, फिर थोड़ा सा कम, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और साथ साथ वेव नंबर भी कम होता जा रहा है, क्योंकि हमें पता था कि ये डिफेंड करता है, वेव नंबर डिफेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ को। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वेव नंबर कम पड़ेगा, नहीं ज्यादा पड़ेगा, सॉरी ज्यादा वेव नंबर चाहेगा, ज्यादा वेव नंबर चाहेगा। ओके जी, ओके। लेकिन ये वाली जगह आप, ये सेकंड वाला आप देखें, अकेले तो इस पर डिपेंड नहीं करता है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है, म्यू पर भी डिपेंड करता है, और म्यू क्या था? रिड्यूस मास था, रिड्यूस मास, और डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर। तो अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन है सबसे रिड्यूस मास, सबसे छोटा मास, एटॉमिक मास पर डिपेंड कर, सबसे छोटा मास, तो वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब जब रिड्यूस मास, जब मास कम होता है तो वेव नंबर बढ़ जाता है, तो इसलिए इसका मास नंबर इतना, इसका मास नंबर सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा हाइड्रोजन, तो इसलिए वेव नंबर सबसे ज्यादा चाहेगा। फिर इन दोनों को देखो, ये आपको ये थोड़ा सा फर्क नजर आता है कि इनमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है और ये अल्कोहल वाला है, इन दोनों में क्या मसला है बताने वाला हूं। फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को देखो तो इनसे तो थोड़ा सा कम है, वहां से कम है, इससे ज्यादा है, ये बताने वाला हूं। कार्बन हाइड्रोजन वाला फिर इतना है, समझ में आया होगा मेरा मतलब है। अगेन से आप थोड़ा सा देखें कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर फ्रीक्वेंसी इस वेव नंबर वाली कोई रेडिएशन मिले तो ये बॉन्ड एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये वाला ये बॉन्ड एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला वेव नंबर वाले ऐसा बॉन्ड एब्जॉर्ब कर देगा, ऐसा बॉन्ड इसलिए ऐसा चाहता है। मुख्तलिफ जितने मैंने लिखे हैं ये इतने ही वेव नंबर एब्जॉर्ब कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें थोड़ा सा पढ़ा देता हूं। एक है अल्कोहल, ओके, ये है बॉन्ड, ये है बॉन्ड किसके दरमियान? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जब इन मॉलिक्यूल देखो, ये बॉन्ड कितने पर एब्जॉर्ब करता है अल्कोहल वाले? 3650 से लेकर 3200, 3650 से लेकर 3200 पर एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, अब देखो अल्कोहल वाला, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, देखो उसमें कैसे होता है,
उसमें कैसे होता है, उसमें होता है ऑफ, ऐसे करो, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड आप बनाइए, ठीक है, और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कोई H बनाओ, फिर ये OH, तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा आपने बनाना है। कैसे बनता है, मैं इसको कैसे बनाऊँ, मैंने कभी बनाया नहीं है, अभी थोड़ा सा मुश्किल हो पड़ रहा है मुझे। आपने बिल्कुल ये कार्बोक्सिलिक OH है, ठीक है, तो मैं इस तरह करूँगा, OH, ओके, OH एंड ये वाला सारी ये R बनाओ और ये OH बनाओ, तो ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है, मैंने थोड़ा सा ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरा मजबूरी है कि मैं इसको नहीं बना सकता सही, ठीक है। अब देखो, आप सोचेंगे कि सर ये वाला जो है ये तो एब्जॉर्ब करता है 3300 से लेकर 2500 सेंटीमीटर, ये क्यों, ऐसा क्यों है? तो याद रखो, यहाँ पर जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में होता है, ये फैक्टर भी है, याद रखो ये फैक्टर भी है, जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो अब ये बॉन्ड जो है इसका स्ट्रेंथ कम पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड थोड़ा सा कमज़ोर बन गया तो वही बनाता है। लेकिन अभी सोचते हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये कितना इतना कमज़ोर क्यों है, तो इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस केस में आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए बॉन्ड बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए 3650 की जगह 3300 पर एब्जॉर्प्शन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैक्टर्स देखेंगे जनाब, ये था क्या आपने पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने याद रखने हैं, बहुत टाइम लिया। एक और चीज़ कर देता हूँ, अब इसके थोड़े से फैक्टर आप देख लें तो आपको मज़ीद आसान हो जाएगा। इसके फैक्टर क्या है, नंबर फर्स्ट सबसे पहले जो है हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। फैक्टर्स क्या है, इनके फैक्टर्स क्या है मैं बताने वाला। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर है, सबसे पहले क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। नंबर एक बॉन्ड ऑर्डर, जाहिर बात है जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा एनर्जी चाहेगा, ज़्यादा वेव नंबर चाहेगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहेगा, लेस वेवलेंथ चाहेगा, ठीक है, एक फैक्टर। नंबर सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर हमारे पास है एटॉमिक मास। आपने अभी हाइड्रोजन का पढ़ा था, एटॉमिक मास जब कम होता है तो क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वेव नंबर बढ़ जाता है, एनर्जी ज़्यादा चाहेगा और वेवलेंथ कम चाहेगा, ठीक है। थर्ड फैक्टर हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी आप लोगों ने पढ़ा, H बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अल्कोहल है, मैं फिर से लिख देता हूं, ये अल्कोहल है कोई, ये मैं इस तरह लिखूं, इसको OH कर दो, और इसको मैं फिर से गलत हो रहा हूँ कि कैसे बनाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं। ये इनके दरम्यान अगर बांड है, अब ये जो बांड था ये एब्जॉर्प्शन कर देता है किस वेव नंबर पर 3650 पर एब्जॉर्प्शन करता। ये किस वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन करता, 3650 पर। अब अगर 3650 से लेकर 3200 पर करता, 3650 से लेकर 3200 पर करता, लेकिन कोई मैंने ऐसा नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसमें डाला
जो इसके साथ रिएक्शन तो नहीं करता है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में के बीच में आके हाइड्रोजन बॉन्ड ख़त्म कर देता है, तब जाके ये एब्जॉर्प्शन करते हैं कि 3650 से लेकर 3550 तक इस नैनोमीटर पर फिर एब्जॉर्प्शन करेगा। कभी अब मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड ख़त्म कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक फैक्टर है, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया। एक और फैक्टर है हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन हो। आप देखो हमारे पास C2H2, C2H4, C2H6, इसमें sp3, इसमें sp2 और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। ये जो है ये एब्जॉर्प्शन करेगा, ये C2H2 करेगा 3300 नैनोमीटर पर करेगा, ये 3100 पर करेगा पर सेंटीमीटर इनवर्स पर, और ये करेगा 2900 सेंटीमीटर इनवर्स पर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्यों उनकी, ये जो होता है ना, अगर मैं ये बताऊँ, ये जो कार्बन है ये sp, इसका न्यूक्लियर कैरेक्टर कम है तो ये ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं करेगा। जब ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं कर देता है तो बॉन्ड इतना मजबूत नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा वेवलेंथ चाहेगा, वेव नंबर चाहेगा। लेकिन ये वाला जो होता है, जो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो इसमें न्यूक्लियर कैरेक्टर sp, न्यूक्लियर कैरेक्टर 50% है, तो अब ये क्या करेगा, s कैरेक्टर 50%, न्यूक्लियर कैरेक्टर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ज़्यादा वेव नंबर चाहेगा, ठीक है। और आखिरी बात रेजोनेंस है। देखो आखिरी पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, आप एल्डिहाइड बना लो, ये हमारे पास है एल्डिहाइड, आप एक कीटोन बना ले, ये है कीटोन। अब ये आप बना ले एस्टर, कोई एस्टर बना ले, अभी आप बना ले अमाइड बना ले, ओके मैंने बना लिया। देखो इन दोनों में रेजोनेंस हो सकता है, इनमें रेजोनेंस हो सकता है, इनमें रेजोनेंस नहीं होता है। तो जब रेजोनेंस इसमें होता है तो ये बॉन्ड थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, इसलिए कम वेव नंबर चाहेगा, थोड़ा सा कम वेव नंबर ये थोड़ा सा कम वेव नंबर वाले रेज एब्जॉर्ब करेगा, और ये थोड़ा सा ज़्यादा वेव नंबर वाले रेज एब्जॉर्ब करेगा। ओके जी, दैट्स ऑल। बहुत लंबा लिया, बहुत लंबा किया जनाब। अभी आपने क्या करना है, अभी वो मॉलिक्यूल थोड़ा सा आपने देखना है, वो मॉलिक्यूल थोड़ा सा आपने देखना भी है जो आपने बनाया भी है। आपके पास एक मॉलिक्यूल आया था, लेट फॉर एग्जांपल वो मॉलिक्यूल ये था जो आपने हासिल किया था, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने निकाला था ना, C2H6O, ये था ना, ये आपने निकाला था ना। तो इसका अगर ये मॉलिक्यूल है तो अभी कार्बन हाइड्रोजन, अभी देखो मैं पीक ले लेता हूँ, इसके लिए मैंने पीक लेने हैं। अब देखो पीक कैसे लेंगे यार, ये ट्रांसमिटेंस है और ये वेव नंबर है, ठीक है। ये मैं 1400, ये 1800, ये 2200, ये 2400, ये 3000, ये 3400, ये 3800, ये 4000, ठीक है। अब क्या करेंगे वाले हैं, कार्बन हाइड्रोजन कहाँ पर एब्जॉर्प्शन करता है, कार्बन हाइड्रोजन वाले 3300 पर, 3300 देखो 3300 यहाँ पर है, ये 3000 यहाँ पर 3300 है, तो ऑफ ने यहाँ पर एक पीक तुम्हें यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें कार्बन, अब देखो एक और पीक तुम्हें मिलने वाले है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल है, तो अल्कोहल वाला हाइड्रोजन जो था ये 3650 पर एब्जॉर्प्शन करते, ये एक पीक तुम्हें यहाँ पर भी मिलने वाला था, 3600 पर भी मिलने वाला था, ठीक है। ये भी आपने देखा। कार्बन हाइड्रोजन कहाँ पर करता है, कार्बन हाइड्रोजन वो भी मिला। कार्बन ऑक्सीजन कहाँ पर करता है, कार्बन ऑक्सीजन ये है, ये फिंगरप्रिंट रीजन है, ये आप नहीं ले सकते हैं। कार्बन कहाँ पर करता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कोई आपको यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है। आप देखते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कोई आपको मिलने वाली है, एरीन में ये है 1600। हाँ, तो एक पीक आपने बनाना है यहाँ पर, सॉरी आपने एक पीक आपका बनेगा यहाँ पर, तो ये तुम्हें मिलेगा, ये होगा अल्कोहल। अगर ऐसा पिक तुम्हें मिलने वाला है तो आप समझे कि जनाब ये कंपाउंड नहीं है। आप क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल आप लेंगे, उस सैंपल में लिखेंगे, उसको आप उस यहाँ पर लिखेंगे सैंपल,
इससे आप रेडिएशन पास करेंगे, फिर इसका आप डिटेक्टर पर देखेंगे, तो डिटेक्टर पर जब आप देखेंगे तो इसको आपको इस तरह स्पेक्ट्रम मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है तो अल्कोहल है, लेकिन अब अगर ऐसा नहीं मिल रहा है, मिलता कैसा है भी, तो आप देखो अगर वो दूसरी किस्म वाला है, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब पीक कहाँ पर होना चाहिए? अब पीक को देखो, पीक तुम्हारा है, ठीक है, फिर 1400, ये 1800, ये 2200, ये 2400, ये 3000, ये 3400, ये 3800 और ये 4000, ठीक है। अब क्या होने वाला है? अब कार्बन हाइड्रोजन का 3300 पर एक तो पीक तो तुम्हें मिलेगा, 3300 पर एक पीक तो तुम्हें 3300 पर मिलेगा। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन कार्बन वाला 1200 फिंगर फ्रेंटिजन, ये पीक तुम्हें सिर्फ मिलेगा। ये एक ही पिक तुम्हें मिलने वाला है, क्या नहीं, और पिक तो नहीं। तो आप समझ गए कि भाई जब आपने इसका स्पेक्ट्रम लिया, अगर आपको ये मिला तो आप समझेंगे कि भाई ये तो हमें क्या मिलने वाले हैं, हमें मिलने वाले हैं क्या, ये हमें मिलने वाले हैं ईथर है, और अगर ऐसा पिक है तो ये अल्कोहल है। इंशाल्लाह बहुत लंबा क्लास किया, इनका कुछ प्रैक्टिस मैं कल कराऊंगा आप लोगों को, वो लेक्चर भी करूंगा, इनका मैं प्रैक्टिस कर फिर इसके बाद भी करूंगा। ये बहुत लंबा लेक्चर है, आपने पूरा के पूरा देखना है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।